एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आपने जानना हो कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में मिडिल क्लास ग्रो कर रही है या नहीं, तो कहा जाता है कि वाइट अप्लायंसेस की सेल्स की तरफ देखा जाए। यानी घर में जो इस्तेमाल की अशिया होती हैं, माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फूड मिक्सर्स, इन सबको हम वाइट अप्लायंसेस कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, वो है हमारे सेलफोन्स या स्मार्टफोन्स। हाल ही में हमने देखा कि PTA की तरफ से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ये ऐलान जारी किया है कि 20 अक्टूबर के बाद चोरी किए हुए या फिर स्मगल शुदा अप्लायंसेस, ये जो इंटरनेट डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, वो नहीं चलेंगी। और इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी आया। तो आज के हमारे एक्शन का रिएक्शन सेगमेंट में हम यही डिस्कस करना चाहते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तालिब डोगर साहब। आप डायरेक्टर जनरल सर्विसेज हैं विद द PTA। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि जी जो स्मार्टफोन सस्ता मिल रहा है उसको अगर वो स्मगल होके आ रहा है तो वही मेरे ख्याल में अब बैन होने वाला है, ब्लॉक होने वाला है, और ये लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग अपना फ़ोन रजिस्टर कर सकते हैं और ये कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये मैम 2015 में पॉलिसी डायरेक्टिव आया MOIT का, जिसमें हमें डायरेक्ट किया गया कि एक सिस्टम इस्टेब्लिश करें जी, जिसमें नॉन स्टैंडर्डाइज IMEI नंबर्स और इनको ब्लॉक किया जाए। उसकी रोशनी में हमने पहले कंसल्टेशन पेपर बनाया और फिर उसके बाद हमने रेगुलेशंस और SOPs बनाए एंड इट इज़ प्लेस ऑन PTA वेबसाइट एज वेल एज सेंड टू द ऑल स्टेक होल्डर्स। सही। कमेंट्स लेने के बाद हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया। ये सिस्टम 2 जगह इंस्टॉल्ड है। जो मेन सर्वर है हमारे PTA हेडक्वार्टर में है, बाकी जो EIR है वो मोबाइल ऑपरेटर ने अपनी कॉस्ट पर डेवलप किया। इस सिस्टम की खूबी ये है कि अब 2 तरह के डिवाइसेस हैं। सेक्शन 29 एक्ट का हमें मैंडेट करता है कि हमने जितने भी टर्मिनल इक्विपमेंट हैं उनकी टाइप अप्रूवल करनी है। मोबाइल डिवाइस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट। सही। इसकी जो असल चीज़ ये है इस जो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर कि जो वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट भी ये कहता है टू पोजेस द एनी वायरलेस ऑपरेटर यू रिक्वायर्ड टू हैव ए परमिशन। अब जो टर्मिनल इक्विपमेंट है ये इसकी टाइप अप्रूवल्स होती है, वो बेसिकली जो इंटरनेशनल कंपनीज जितनी भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये जितने हैं, ये जब हैंडसेट R&I करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल आपकी कॉन्वर्सेशन ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा हम लोगों के लिए आम फहम बनाने के लिए मैं पूछूं कि लोगों में परेशानी है, आपके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कितने स्मगल शुदा फोन इस्तेमाल हो रहे हैं या मौजूद हैं? उसमें मैं आपको एक फिगर दे सकता हूँ। इस वक्त जो हमारे नेटवर्क पर आए हुए हैं ना, जो इसमें 156 मिलियन नॉन कंप्लाइंट हैं। 156 मिलियन नॉन कंप्लायंट डिवाइसेस हैं और इसी के हवाले से ये मुहिम चलाई जा रही है। 20 अक्टूबर से पहले इसका जो तरीक़ेकार है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अभी जैसे डोगर साहब ने कहा कि पॉलिसी बनाई गई, इसमें अक्सर ये होता है कि मशावरत जो स्टेक होल्डर है उससे नहीं हो पाती, और इसी हवाले से आज हमने उस पर मुझे बुलाया है। मैं बताता हूँ आपको जी डोगर साहब, मैम उस पर मुझे ज्यादा दे दें, मैं स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन का आपको बताता हूँ। जी डोगर साहब हमारे साथ हमारे कराची स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान इरफान साहब। आप प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कराची के भी, इनको भी गुफ्तगू में शामिल रखते हैं। जी पहले आप बताइए किस तरह आपने स्टेक होल्डर को शामिल रखा है इस पूरे कंसल्टेटिव प्रोसेस में? इसमें मैम हमने जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हम पर्सनली खुद गए हैं, इन सब को वहाँ बुलाया, इनको हमने बताया ये सिस्टम लेके आ रही है, डोंट इंपोर्ट सब स्टैंडर्ड डिवाइसेस और नॉन कंप्लायंट डिवाइसेस। ठीक है, ये आपका स्टैंड पॉइंट है। डोगर साहब, रिजवान साहब से पूछ रहे थे, माशाल्लाह सदर हैं सर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, इन्होंने कहा कि सबको कंसल्ट करके ये लेके आए हैं, आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? ये गलत बोल रहे हैं, कराची में किसी को भी इन्होंने नहीं किया, सिर्फ कंपनीज को उन्होंने बुलाया होगा। हमारी एसोसिएशन है, हम मेन स्टेक होल्डर है जी, हमको कॉलेज में लाएं, हमको बुलाएं, हमको कोई बुलाएंगे, आपको कुछ नाफिज करेंगे तो हमको बताएंगे ना, हमको पता ही नहीं आपने नाफिज कर दिया, ये तो गलत बात है ना। तो इसका मतलब कंसल्टेशन इस कराची मार्केट में नहीं हुई। डोगर साहब आप क्या कहेंगे? तो मैं हमारे पास फोटोज हैं जो हमने खींची हुई हैं उस वक्त। ये टाइप अप्रूवल होल्डर के साथ तो हमारी डेली मीटिंग होती है PTA में। टाइप अप्रूवल होल्डर्स को तो वहाँ तो बुलाया ही नहीं गया था, मार्केट्स के लोगों को बुलाया गया था।
अगर आप चाहें तो मैं आपको, आपका मोबाइल नंबर है मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सएप पर वो सारी लेकिन फोटो डोगर दे साहब दूंगा। बात यही हो रही है जो उन्होंने खुद कहा कि बड़ी कंपनियां जिनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो यकीनन आपने उनसे कंसल्ट किया होगा, लेकिन ये लोग भी तो स्टेक होल्डर्स हैं। इनके साथ भी किया है मैम, इनके साथ भी किया हमने। अच्छा। और ये जो हमने जो मीटिंग्स की थी कराची, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर, कोयटा, सिर्फ इन्हीं मार्केट के लोगों को बुलाया गया था। चलें डोगर साहब से जानने की कोशिश करती हूँ। सुफान साहब, मेन आर्ग्यूमेंट आपका इस टैक्स को या इस सिचुएशन को लागू करने का क्या है? आमतौर पे तो समझा जाता है कि अगर आप प्रॉपर चैनल से बड़ी कंपनी से डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इस नए लॉ से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? व्हाट इज योर साइड ऑफ द स्टोरी? मैं कहता हूँ कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, सबको कारोबार करने का हक है। कंपनी अपना कारोबार करे, आम आदमी अपना कारोबार करे। इनको जो पीटीए को कहा गया है कि आईएमई नंबर जो है रजिस्टर्ड करें, जो जेन्युइन आईएमईज हैं उसको रजिस्टर्ड करें आप, उसको जो है आप जो है उसको उसकी ड्यूटी लें। अब जब पीटीए नहीं था तो तकरीबन 20 से 25 लाख मोबाइल इंपोर्ट होते थे, अब 8 लाख मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं। कहाँ गई उनकी ड्यूटियाँ, कहाँ गए? वो लीगल तरीके से आ रहे हैं ना। आप ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोगर साहब, ये मैं आपके पास इनका कहना है कि पीटीए के वजूद में आने से पहले 25 लाख मोबाइल पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे थे, अब 8 लाख हो रहे हैं। तो आपने इतने सख्त इकदाम कर दिए हैं कि स्मगलिंग के लिए रास्ता तो इस तरह खुल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये हुआ कि जब हमें सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो हमने इसकी टाइप अप्रूवल स्टार्ट की। उससे पहले जो मेजर्स हमारे टाइप अप्रूवल होल्डर थे कोई पाकिस्तान में नहीं आ रहा था। जैसे ये इसमें अब 2 तरह के डिवाइस हैं जो बेसिकली पहले पाकिस्तान में आ रहे थे, जो मैंने फिगर आपसे शेयर की जी। उसके अंदर वो सब स्टैंडर्ड डिवाइस होता ये है कि ये इन्होंने किसी एक और प्रोग्राम ने गाड़ी की ज़्यादा बताई थी कि गाड़ी इंपोर्ट होती है तो वो उस पर कस्टम ड्यूटी लेते हैं। मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट होना है सेलर मोबाइल नेटवर्क के साथ जी। और उसमें $395 मिलियन 5 मेगाहर्ट्ज़ का पे करके वो सर्विस चलाता है। जब सब स्टैंडर्ड डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है इम्पैक्ट करती है। हम कोई ये भी हमारे भाई हैं, हम कोई इनके दुश्मन नहीं हैं। हम कहते हैं कि ये पीटीए के जो टाइप अप्रूव्ड डिवाइसेस था अब वो सेल करें, कंप्लाइंट डिवाइसेस सेल करें। हम तो डोगर साहब, अगर मैं मसले को सही समझ पाई हूँ, कुछ तो बड़ी कंपनीज हैं जो आपने कहा कि बाकायदा पाकिस्तान में उनके ऑफिसेज हैं, वो प्रॉपर चैनल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसके हवाले से रिजवान साहब और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ये मानना है कि अगर वो हाई प्राइसेस पे दे रहे हैं तो हमारे पास ये इजाज़त होनी चाहिए कि हम किसी और मुल्क से, चाहे वो थाईलैंड की बात करें, दुबई से बात करें, उन्हीं बड़ी कंपनियों के जो अच्छे क्वालिटी के मोबाइल हैं वो लेके आएँ। लेकिन आपकी पॉलिसी जो फोकस कर रही है वो चाइना मोबाइल्स पे फोकस कर रही है शायद। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हमारी पॉलिसी चाइना मोबाइल पर नहीं। चाइना इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल, चाइना इज ओनली डूइंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर एप्पल, सैमसंग। जितने इस वक्त हैंडसेट है ना मैम दुनिया के अंदर, सब चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। वो R&D अपनी उनको देते हैं, वो मैन्युफैक्चर करके उनको जो उनके अपने ब्रांड्स हैं, जो छोटे ब्रांड्स के, जो इंडिपेंडेंट ब्रांड्स के रादर कहना चाहिए मोबाइल फोन दस्तयाब हैं। नहीं, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। अब देखें, हमने 13 कंपनियों को लोकल असेंबली की इजाजत दे दी पाकिस्तान में, वो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड हैं। सही। उसमें ये अपना के 1-2 मॉडल्स आ गए हैं का है। उसके बाद अभी एक दो और नई कंपनी आ गई हैं जो क्या करती हैं कि वहाँ से अपनी चीज़ें स्पेयर पार्ट्स ला के हमारे टाइप अप्रूवल होल्डर था, लोकल असेंबलिंग शुरू कर दिया और उन्होंने तकरीबन 3200 लोगों को मुलाजमत दे दी है। अगर इसी सिस्टम की वजह से दी है ना, बिल्कुल। यानी आपका मौकफ में समझ गई कि आपने कहा कि क्योंकि अगर सब स्टैंडर्ड डिवाइस होगी तो उसने जाके उस सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट करना है, जिसको चलाने के लिए सेलुलर कंपनीज ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई है और उसको लिए एक फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट भी वो बहुत हाई पे कर रहे हैं। ऐसा ही। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मैम इसके अंदर, ये हमारे जितने टाइप अप्रूवल होल्डर्स हैं इनके कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं, उनकी वारंटी है उसके अंदर और आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। और वो अगर वो उनको सर्विस नहीं देता तो दे अप्रोच टू द पीटीए, वी टेक एक्शन अगेंस्ट देम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर साहब, ये साहब के पास आना चाहूंगी कि आपने कहा अगर आप सारिफ की ही बात करें कि हर एक को फ्री ट्रेड की भी इजाजत होनी चाहिए, आपने सस्ता अच्छी क्वालिटी का मोबाइल ले भी आए लेकिन आपने तो सिर्फ उसको बेचा, आफ्टर सेल सर्विस तो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो उस हवाले से तो पीटीए का मौकफ सही हुआ कि फिर उन्हीं से लीजिए जो आफ्टर सेल सर्विस भी आपके सारिफ को दे सकें। आफ्टर सेल सर्विस जो है, आपको पता है वारंटी कार्ड में क्या लिखा होता है कि स्क्रीन की कोई गारंटी नहीं है और सिर्फ हार्डवेयर की गारंटी, सिर्फ जो खराब हो उसकी गारंटी नहीं यही है। आप जाएं, हमारे पास कितनी कंप्लेन आती है मार्केट से कि कंपनीज वाले जो इसको सही नहीं कर रहे
वो कहते हैं वाटर डैमेज हो गया। ये कोई बात है? तो कभी पीटीआई ने इस पे कान धरे? आप एक 80,000 को मोबाइल कंपनी बेचती है और वही चीज जो है 54,000 की मिलती है नई चीज, और उसके बाद जो किट है वो 35,000 की बिकती है, और कोई वारंटी। ये जो बात कर रहा हूं, आपके पास क्या नंबर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? जितने लोगों ने अपना मोबाइल खराब होने की कंप्लेन की, कितनी ऐसी कंप्लेन्स को, कितने ऐसे केसेस को बड़ी कंपनियां सॉल्व करती हैं? मैं बताता हूं हमारा बेसिकली हेल्पलाइन जो ईमेल है typeapproval@pta.gov.pk, उस पर जो हमें कंप्लेंट भेजता है, अब उसी वक्त अपने टाइप अप्रूवल होल्डर उसे ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते हैं और 3 दिन देते हैं उसको। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और उनके सर्विस सेंटर से इन टच रहते हैं, ये आपको क्या डेटा देते हैं कि जिसकी ये कीमत हमसे वसूल कर रहे हैं महंगा मोबाइल फ़ोन बेच के, उसके सर्विस सेंटर में कितने ऐसी कंप्लेंट्स को वो केटर करते हैं, लोगों का मोबाइल फ़ोन सही करके देते हैं या उसको तब्दील करके देते हैं? कोई डेटा है आपके पास? हजारों में है ये डाटा। मैं आपसे शेयर करता हूँ एक चीज, जब वारंटी कार्ड अंदर जो लिखा होता है ना, वारंटी कार्ड का होता है, हमने जो मैंडेटरी किया हुआ फॉर 1 ईयर है। ओके 1 ईयर के अंदर अगर कोई उसकी चीज खराब होती है, कंपनी इज लायबल टू रिप्लेस। अगर वो रिपेयर नहीं होता तो उसको हैंडसेट नया देते हैं। वी हैव डन इन सो मेनी केसेस। आई हैव नो, एक भी मेरे ख्याल में नॉलेज में मेरा कोई केस नहीं है, हमारे देखने वालों का नहीं है, जिसने अपना मोबाइल ले जाके दिया और उसका मोबाइल रिप्लेस हुआ। मैं बैठा हूँ, मैं बड़े से कह रहा हूँ, तो आप कोई ऐसा केस है मुझे भेज दें, अगर मैं ना एड्रेस हो तो आई एम लायबल फॉर इट। अच्छा ठीक है। आप रिजवान साहब, ये जो चोरी शुदा फ़ोन के हवाले से भी उन्होंने कहा गया है, चोरी शुदा फ़ोन की IMEI कैसे ब्लॉक की जाती है? आपके पास केसेस आते हैं, आप लोग किस तरह उसको हैंडल करते हैं? चोरी शुदा मोबाइल की IMEI से ट्रेस होती है। बेसिकली किसी का मोबाइल चोरी होता है तो वो CPLC कॉल करता है। कोई मोबाइल बेचने आता है हमारे यहाँ तो हम CPLC चेक करते हैं, भाई ये IMEI नंबर सही है, ये चोरी का तो नहीं है। वो कहता है चोरी का है, हम उसको रिकवर करते हैं। कराची में हमने 3.5 से 4 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर करके कराची पुलिस और CPLC को दिए, जिनको पहुंचे। और ये बंद करने की बात है, बिल्कुल आप चोरी के मोबाइल बंद कर दें, आप वो तो पार्ट्स की जरूरत नहीं बिकेगा ना आपको। उसमें तो बहुत से ये होता है, उसमें डकैतियां होती हैं, उसमें बंदे पकड़े जाते हैं। उसमें ये होता है किसी ने छीना, किसी ने डकैती कर दी, वो आया बेचने, उसपे क्लू मिलता है, उसको पकड़े जाते हैं। वो ये बंद कर देंगे तो उसका थोड़ा फायदा होगा। साहब आप सपोर्ट करते हैं जिन्होंने कहा कि सुबह तक लोग रजिस्टर करें? प्लीज मुझे बहुत बता दिया। अब मेरी बारी करने सबसे से बता दिया। हम ये चाहते हैं कि जो रजिस्टर्ड करें, जो IMEI गलत है वो करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था कि चाइनीज मोबाइल जो 1000 से 1500 मोबाइल जिसके IMEI नंबर नहीं होते थे, जाली होते थे, उसको बंद करने को कहा था। उनकी इंटरवेंशन इन्होंने इस मोबाइलों में कर दी कि जिसका IMEI नंबर क्लियर है उसको भी बंद कर दिया। यानी जो नाकिस डिवाइसेस हैं जिनका नंबर नहीं होता, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ये उनके लिए था, लेकिन आपने तमाम के तमाम फोन पे लागू कर दिया। डॉक्टर साहब, योर रिस्पांस टू दैट एंड देन आई विल हैव टू ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हर इट इज एक्सेसिबल, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि PTA टाइप अप्रूवल करेगा, और जब टाइप अप्रूवल के बाद कमर्शियल जो उसकी शिपमेंट आएगी, PTA उसको भेजेगा कस्टम के पास, कस्टम उसको वेरीफाई करेगा और फिर शिपमेंट रिलीज होगी। दूसरा जो शायद ये आपका मेरे ख्याल में तरीका हो सकता है टू डिस्करेज दीज मोबाइल इंपोर्ट्स, लेकिन बहरहाल इससे नुकसान बिजनेसमैन का हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक और चीज बता दूं आपको, मैं हम किसी का हैंडसेट बंद नहीं कर रहे जो 20 तारीख तक नेटवर्क पर आ जाएगा। अगर किसी का कंप्लाइंट आ रहा वो 5 नेटवर्क पर चलेगा, अगर वैलिड आ रहा वो भी कंप्लाइंट हो जाएगा, 5 नेटवर्क पर चलेगा, और जो नॉन कंप्लाइंट आ रहा है ठीक है। वो बहुत डोगर साहब हमारे साथ मौजूद होने का, रिजवान साहब आपका भी मौजूद होने का। इन्होंने कहा कि जी हम मना किसी को नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 20 अक्टूबर तक हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि मोबाइल सेट्स को जरूर रजिस्टर करा लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड द इशू ऑफ द डे पे बात करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ी खबर टेलीफोन यानी जाहिर सी बात है सेल फ़ोन के हवाले से है, और अगर आप सेल फ़ोन यूज़र हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन उससे पहले मिलो पाकिस्तान हमारा सेगमेंट, जिसमें आपकी मुलाकात कराते हैं टैलेंटेड पाकिस्तानी से। तो आज देखते हैं हम किससे मिलने वाले हैं।
जी जनाब, ये खूबसूरत सुरीली आवाज़ है आरिफ खान की और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। वैसे तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए आप उनको देखते हैं कराची के मुख्तलिफ़ सड़कों पे, एक छोटा सा हॉकिंग का बिज़नेस है इनका, लेकिन साथ ही साथ जो पैशन है वो सिंगिंग का है। और यकीनन हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को मज़ीद उनको पब्लिसाइज़ किया जाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जाएँ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरिफ। अस्सलाम वालेकुम आरिफ। अरे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि सिंगिंग का शौक़ कैसे शुरू हुआ या पैदा हुआ? मुझे तकरीबन 10-12 साल से शौक़ है और मैं इसे हारमोन इलास्टिक सेल करता हूँ और गाता रहता हूँ। लोग सुनने के लिए भी आते हैं। लेकिन आमतौर पे जैसे कहा जाता है कि एक सिंगर की आवाज़ में दर्द होता है। कुछ सॉन्ग्स में सुन रही थी तो आपने भी मेरे ख्याल में मेलो से सॉन्ग्स जो थोड़े से दर्द भरे गाने होते हैं, जी। इसकी कोई ख़ास वजह है उन गानों को गुनगुनाने की? नहीं, मैं वैसे ही गाता हूँ। वैसे ही गाते हैं। अच्छा, ये जब वायरल हुई वीडियो उसके बाद तो लोगों में आपकी एक शनाख्त बन गई। आपको कोई ऑफर्स वगैरह आए इंडस्ट्री के लिए? कुछ गाने गाए हैं आपने? नहीं, मैंने कुछ गाने ऐसे गाए हैं राजस्थानी, सिर्फ ऑडियो किए हैं जी, वीडियो नहीं बनवाई उनकी। फिर इसके अलावा पाकिस्तान के और भी चैनल हैं, वहाँ पे गाए मैंने और मेरे अपने गाने भी किए मैंने। और घर में किसी को और आपके अलावा गुलकारी का शौक़ है? नहीं नहीं। और रियाज करते हैं या बस वैसे ही ये अल्लाह की देन है? अल्लाह की देन है बस। और राजस्थानी गाने आपको, क्योंकि कनेक्शन है, योर फैमिली इज़ फ्रॉम जी, राजस्थान। अच्छा, तो अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि आज सुबह सुबह जो व्यूअर्स घर में बैठे आपको देख रहे हैं, कोई अपनी पसंद का गाना उनके लिए ज़रा गुनगुना दीजिए। सही। रब्बा है एंड वेलकम बैक। थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई हमारे पिछले सेगमेंट में बिकॉज इशू ही इतना हॉट एंड करंट है। बात कर रहे थे मोबाइल फ़ोन्स की, लेकिन अब आ जाते हैं एक और मसले, एक और मुद्दे पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिंधी लैंग्वेज और उससे रिलेटेड जो हाल ही में एक सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि इसको लाजमी करार दिया है तमाम ही स्कूल्स के लिए रहे हैं और तालीम व तदरीस दे रहे हैं। इस पर भी एक रिएक्शन आया है। लोगों को ख़ास तौर पे मुश्किलात का सामना है और वो बच्चे, क्योंकि हम देखते हैं कि कराची सिंध मल्टीलिंगुअल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सिंधी नहीं भी बोलते, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और इस पर किस तरह लोगों का रिएक्शन आ रहा है ये बात करेंगे। सबसे पहले आज हमारे पैनल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत ही बावाज़ बुलंद पुरज़ोर अंदाज में इस तरह के इशूज़ को उठाती हैं और जब ये कोई बात करती हैं तो बस ज़रूरी होता है कि सिंध असम्बली से वो आवाज़ पाकिस्तान के हर कोने तक जाए। मीडिया इनका इंतज़ार करता है कि अपने मखसूस अंदाज में जब ये बात करेंगी तो ज़रूर उसमें कुछ वज़न होगा। हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत सहर अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत यहाँ मौजूद होने का, सुबह सवेरे आपका साथ है। ये जो इशू आया है इसको अभी तक सिंध असम्बली में आपके ख्याल में इस पर डिबेट हुई, कैसे ये लागू किया गया, क्या बात थी? देखिए जी, सिंधी तालीम कोई आज का तो टॉपिक है नहीं जी कि स्कूलों में सिंधी पढ़ाना। हम जब पढ़ते थे तब भी ये लैंग्वेज हुआ करती थी और शुरू से ही होती थी, यानी 5th से मेरे ख्याल में स्टार्ट कर दी जाती थी और उसके बाद उसकी अल्फ़ाबेटिकल और लाइन्स में बाकायदा अगर हम सिंध बोर्ड देखें तो वो कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड उसका एग्ज़ाम भी लेता है। तो फिर वो अल्फ़ाबेटिकल के साथ शुरू होता है क्योंकि उसके ज़्यादा भी हैं और थोड़ा उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल है, तो उसको इस हिसाब से पढ़ाते रहते हैं और स्टार्ट से जब होता है तो यूज़ टू हो जाता है। तो हम तो शुरू से इस चीज़ को कहते रहे, असेंबली में कहते रहे। मेरा तो तीसरा टेन्यूर है और आपको पता है सिंध असेंबली की जो मेन जो लैंग्वेज है वो सिंधी है, यानी आपको सिंधी में ही बोलना है। उसके बाद उर्दू आप बोल सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश में आपको रूल्स के मुताबिक परमिशन लेनी है स्पीकर से तय। तो हम तो यही कहते रहे कि ये लैंग्वेज की हम सिंधी हैं। अगर आप दूसरे प्रोविंसेस में देखें तो वहाँ उनकी अपनी इस लैंग्वेज को बहुत अहमियत है, हमारे सिंध में क्यों नहीं है? हम तो इसको सपोर्ट करते रहे। अच्छा, ये क्यों इसको लेट करते रहे मुझे नहीं समझ आया। निसार कोड़ो साहब थे एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बाद दूसरे आते रहे, अब ये सरदार शाह साहब आए हैं। तो चाहते तो ये पीपल्स पार्टी जो इस पर सियासत भी करती है कि सिंधी, तो जब आप करते तो इसको आपने शुरू में क्यों नहीं स्टार्ट में बुनियादी तालीम में इसको डाल दिया ताकि शुरू से बच्चे पढ़ते। और आपको पता है मसला ये है कि आपकी ये लैंग्वेज तो है
सिलेबस में भी है, लेकिन टीचर्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप देही इलाकों में चले जाएं तो चले, वहाँ तो ये आपको टीचर्स मिल भी जाते हैं। बोलना एक बात होती है, लेकिन उसकी तदरीस करना यानी उस पे एक कॉम्पिटेंट टीचर होना एक बहुत अलग बात उसके लिए वही स्पेशल टीचर हो ना, जो इसी सिंधी यही मुश्किल का सामना करेंगे अब तमाम स्कूल सिंध में, क्योंकि अगर हम खास इलाकों में देखें या गवर्नमेंट के स्कूल्स में देखें तो वहाँ तो आपको सिंधी टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स इस मसले को कैसे हल करेंगे, यही जानने के लिए अब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शरफुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब और प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सिंध के हेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। शरफुज़्ज़मान साहब, ये नया जो रूल आया ख़ास तौर पर लाजमी करार दिया गया, प्राइवेट स्कूल्स का क्या मौक़िफ़ है? आप अग्री करते हैं इस बात से? कुछ रेजिस्टेंस आई, रिएक्शन आया? व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि चूँकि सूबा सिंध में है तो सिंधी सीखनी चाहिए, और ऐसे भी सिंधी की जो तालीम है वो छोटी जमात से ही की जा रही है, निचली सतह से ही सिंधी की तालीम दी जा रही है जी। और ये बरसा बरस से है, और इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन जोर दिया जाता है, जबकि जोर नहीं देना चाहिए, अमल करवाना चाहिए। नसार खोड़ो साहब के भी ज़माने में और उससे पहले पीर मदरुल हक के भी ज़माने में, उससे पहले भी सलाम थहीम साहब जब आज से 30 वर्ष पहले जब वो थे यहाँ पे मिनिस्टर, उस वक्त भी सिंधी पे जोर दिया गया और ये कहा गया कि सिंधी लाजमी होनी चाहिए। अब निचली सतह से तो बच्चे सिंधी पढ़ते हुए आते हैं, 9th क्लास में सिंधी का पेपर होता है बोर्ड से, 10th में कोई सब्जेक्ट नहीं है सिंधी का, यानी ये कि आगे कोई इस्तेमाल नहीं है सिंधी का। अगर सिंधी को लाजमी करना है तो आगे तक इसको लेकर चलें। अच्छा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखती हूं। मैं जरा अपनी बात पहले क्लियर कर दूं आपको, फिर आपको आसानी होगी बात समझने में। तो एक चीज तो ये हुई कि इन्होंने लाजमी उसको करार दिया। लाजमी तो है, हम 9th क्लास में तो पढ़ाते हैं बच्चों को, लाजमी पढ़ाते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ज्यादा जोर देना चाहिए कौमी जुबान पे, इलाकाई जुबान पे नहीं देना चाहिए। जिस तरह पंजाब में लाजमी नहीं है पंजाबी, अगर आप पंजाबी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते। I'm so sorry to interrupt you है, मेरे पास वक्त कम होगा, मैं चाहूंगी कि हम ज़्यादा इश्यूज को कवर कर सकें। लेकिन जो बात आपने कही उसमें तो बड़ा एक बेसिक आर्गुमेंट आता है, जब हम सिंधी को किसी और पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं तो मेरे ख्याल में एक कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंधी वो वाहिद हमारी रीजनल ज़बान है जिसका अपना रस्मुल ख़त है। बाकी तमाम जो ज़बानें हैं वो उर्दू का रस्मुल ख़त इस्तेमाल करती हैं और एक बहुत रिच ट्रेडिशन है। पंजाबी के भी रस्मुल ख़त मौजूद है। और आपको पता है कि जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उसके बाद ये अंग्रेज़ कुछ उस वक्त तक थे तो उन्होंने इस पर सज़ा रख दी थी कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑफिसेज में और उनमें ये ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई या यूज़ नहीं की गई तो उसके लिए जुर्म था, उस पे फ़ाइन था, उसके लिए सज़ा दी जाती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि हमारे ये इस चीज़ को ख़त्म करते चले गए। तो मैं इख्तलाफ करूँगी हमारे जो ऑनरेबल बैठे हुए कि नहीं, लाजमी उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है। देखिए, हम उसको जो एक एंगल लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में कई तबके, कई तरह की एजुकेशन है। हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम भी है, आपने बिल्कुल सही कहा। आप इसको शायद सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स जो गवर्नमेंट सिस्टम के तहत पढ़ा रहे हैं, जो मेट्रिकुलेशन करा रहे हैं, उनकी नज़र से देख रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ही, कराची में ही, सिंध में ही बहुत बड़ा तबका है जो O लेवल स्कूल्स में जाता है, जहाँ पे क्लास 9th में जब सिंधी नहीं उसका टेस्ट लिया जाता तो सिंधी पढ़ाई भी नहीं जाती। तो हमारे यहाँ ये
दो तबके बनते चले जा रहे थे। तबके नहीं, दो नेशंस बनती हम दो कौमें कर रहे हैं, जिसका आपको बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब ओ लेवल का बच्चा, आम हमारे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा या फिर किसी प्राइवेट स्कूल, वो जब एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो वो कितना कॉन्फिडेंट होता है, उसका क्या स्टैंडर्ड होता है, और बेचारे जो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़कर आ रहे होते हैं वो कितने सहमे और उनके कॉन्फिडेंस लेवल कितना, ये चीज को खत्म करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें इक्वल स्टैंडर्ड करना है, इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाना है सब। लेकिन उससे साहब अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अब मैं दूसरी तरफ चली जाती हूँ मेज के, कि लाजमी करार देकर क्या हम इस फर्क को कम करेंगे या इस फर्क को और बढ़ाएंगे? क्योंकि देखिए, जिस बच्चे की घर में अगर सिंधी बोली जाती है उसके पास तो एडवांटेज है, उसकी ओवरऑल परसेंटेज भी बढ़ जाती है जब वो सिंधी में अच्छे मार्क्स लेता है। लेकिन जिस बेचारे की ज़बान ना हो, ये तो वही बात है कि कल अगर मैं सिंध में या पाकिस्तान में फ्रांसीसी को लाजमी करार दे दूँ तो मेरा तो डिसएडवांटेज होगा, मैं कैसे पढ़ पाऊँगी, मैं तो बोलती नहीं हूँ। देखिए, जैसे अभी जैसे आपने कहा कि मुश्किल है, लेकिन आपको पता है कि चाइनीज़ भी तो सिलेबस में आ गई है ना, वो भी तो बल्कि उसमें कोर्स में आ गई है, सिलेबस में वो भी पढ़ाई जा रही है। तो ये तो यहाँ तो हम पैदा हुए हैं, और इसी चीज़ को, इस फर्क को खत्म करना है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इस फर्क को खत्म करना है कि जो यहाँ से यहाँ माइग्रेट करके आए और यहाँ उनके बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चे पैदा हुए, और जो हम असेंबली में जो एक डिबेट देखते हैं और एक जो फिर वो चलते चलते हसद और वो गुस्से की उसमें कैफियत में चला जाता है, और फिर यही होता है कहीं जबान की बात पर आकर एकदम से। तो हम चाहते हैं कि इसको, इस दूरी को इस तरह खत्म किया जाए कि जो यहाँ रहने वाले समझ पाए। यही चीज है जिसकी वजह से खामखा में हमारी कौमी जबान को कुछ उल्टा सीधा कहा जाता है कि भाई ये है, इसलिए अपनी जबान। हम सिंध में देखते हैं एक कशमकश है, एक रस्साकशी किसी उसी चीज को खत्म करना, उर्दू स्पीकिंग वर्सेस सिंधी, यही आपको हर जगह ये आएगा। हम चाहते हैं कि सब सिंधी स्पीकिंग है, अगर सब यहाँ पैदा हुए हैं तो कहलाएंगे तो सिंधी ना, अगर बलोचिस्तान में बलोची पैदा हो रहा है तो वो बलोची कहलाएगा ना, जबान का तो उसी से ही ताल्लुक बन जाता है ना। दूसरा ये भी कि जबान का हमारे सोचने के अंदाज पे एक डायरेक्ट मेरे ख्याल में इफ़ेक्ट पड़ता है। तभी आप देखें कि अक्सर हमारे बच्चे अब कहते हैं कि अंग्रेज़ी और उर्दू के दरमियान भी ये तफरीक पाई जाती है कि सोचते अंग्रेज़ी में हैं, देखते चीज़ों को अंग्रेज़ी में हैं, और फिर एक तरह से लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली सिचुएशन है। शरफ़ुज़्ज़मान साहब, आपके पास आना चाहूँगी, तो क्या जैसे सिंध हुकूमत ने अगर इसको लाजमी करार दे दिया, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में, सिंध में, कराची में जितने स्कूल्स हैं उसके लिए जितनी तादाद में सिंधी से पढ़ाने वाले असातिज़ा होने चाहिए वो आपके पास मौजूद हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें मेयार तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि सिंधी नहीं पढ़ानी चाहिए, मैंने कहा लाजमी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही, मैंने कहा लाजमी नहीं होना चाहिए जी, इसलिए कि ये ठीक है कि सिंध में रहने वाले सारे सिंधी कहलाएंगे, पंजाब में रहने वाले सारे पंजाबी कहलाएंगे, लेकिन सिंध में दो जुबानें बोली जाती हैं। उर्दू एक जुबान है, दो नहीं बोली जाती, बहुत ज़ुबानें बोली जाती हैं सर, कई जुबानें बोली जाती होंगी, बोली जाती होंगी, लेकिन जो ज्यादा जो बोली जाती है वो सिंधी बोली जाती है। इधर उर्दू भी एक जुबान है, और उर्दू हमारी कौमी जुबान है। मैंने सिर्फ ये कहा, जैसे देखें 56 ममालिक में इंग्लिश बोली जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम इंग्लिश को लाजमी कर दें। यहाँ पे इंग्लिश को लाजमी तो नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से चॉइस देना चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात है मेयार तालीम पे पहले तवज्जो दी जाए। मेयार तालीम की जो हालत है वो सबको पता है। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठ के सामने आया है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि जी सिंधी ज़बान अगर सीख भी ली जाए और उसको लाजमी अब क्योंकि करार दे दिया है सिंध हुकूमत ने, लेकिन उसके बाद उसका यूजेज का क्या होगा? ये कोई चाइनीज़, फ्रेंच या अरबिक तो है नहीं जिसको आप पाकिस्तान के बाहर भी बोल सकें। यानी यकीनन एक ज़बान ज़्यादा जानना आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन आज के इतने तेज़ रफ्तार दौर में हम वही ज़बान सीखना चाहते हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सके। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और हमारे पाकिस्तान की जितनी भी इलाकाई ज़बानें हैं, जितनी भी ज़बानें यहाँ पे बोली जाती हैं, सभी बहुत मीठी हैं। लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं सिंधी ज़बान के हवाले से, जिसको लाजमी करार दे दिया गया है तमाम स्कूलों के लिए, तमाम स्कूल के बच्चों के लिए कि वो उसको सीखें और उसका बाकायदा एग्ज़ाम भी होगा। लेकिन अब फ़ौरी तौर पर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि इसके हवाले से जो तैयारी करनी है वो किस हद तक मुकम्मल है, कहाँ पर हुकूमत उसके लिए फैसिलिटेट करेगी सिंध हुकूमत स्कूल्स को, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब निसार खोरो साहब। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हॉट इशू बन गया है, कुछ रिएक्शन भी नज़र आया, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनके मदर टंग या उनके घर में सिंधी नहीं बोली जाती, वो इसको समझ रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सुने, ये असेंबली में आजकल नहीं हुआ, ये 90s की दहाई में रेजोल्यूशन पास हुआ था। 90s की दहाई में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हाँ फला क्लास तक सिंधी पढ़ाई जाए जी, सिंधी सलीस सिंधी, ठीक है। और वो भी इस तरह से कि देखें, जब आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो सिंधी क्यों नहीं? वो भी फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी जुबान नहीं है वो जी। असेंबली अगर है तो असेंबली में भी उर्दू और सिंधी कानूनी जुबान है। अंग्रेजी के लिए स्पीकर से इजाजत लेनी पड़ती है कि मैं, ठीक है जी, यानी सिंधी और उर्दू। दूसरे मुल्कों में भी फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है, कहीं स्पेनिश सिखाई जाती है, कहीं फ्रेंच सिखाई जाती है। लिंग्विस्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि हम आपस में कम्युनिकेशन बेहतर कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। सही। अगर जुबान आती है तो मैं अपने आप को ज्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर सकूंगा और दूसरे किसी की एक्सप्रेशन को मैं महसूस कर सकूंगा। मगर निसार साहब, एक बड़ा कॉमन आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट ये आता है कि जिन फॉरेन लैंग्वेजेस का आपने हवाला दिया उसकी यूजेज बियॉन्ड पाकिस्तान भी है ना, क्योंकि सिंधी जबान सिर्फ सिंध में बोली जाती है, तो लोग कहते हैं कि फिर इसका यूजेज कहाँ होगा? देखें, आपको पता है कि असेंबलियों में क्या चल रहा है। असेंबलियों में सारी रीजनल जबानों को सरकारी दर्जा देने की मूव है जी। सेनेट में हुआ या कौमी असेंबली में मूव हुआ, स्टैंडिंग कमेटी तक बातें पहुंची, स्टैंडिंग कमेटी के बाद उनके फैसले तक हुए, और इस तरह से रहते रहते अभी तक अच्छी तरह से हो नहीं पाया, ठीक है। लेकिन ये इशू है जरूर जी, इशू है जरूर, ठीक है। अब उस इशू को हैंडल करने का तरीका क्या हो सकता है कि अभी क्या कानून बनाए, अभी क्या कानून बनाए, जरा उसकी थोड़ी सी तशरीह अगर आप कर सके जी, कि ये एलिमेंट्री लेवल तक है या मैट्रिक लेवल तक है या कहाँ तक है, ये आप थोड़ा सा देख लें। मदर टंग की अपनी अहमियत होती है, कोई भी मुल्क, कोई भी कौम। लेकिन निसार साहब, ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं कि ख़ास तौर पे अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी, उसका मल्टी कल्चरल होना है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मदर टंग और इस इलाके की, इस रीजन की, और बहुत ही रिच एक ट्रेडिशन है सिंधी लैंग्वेज की। लेकिन अब क्योंकि ये एक मिक्स प्लेटर है, एक सैलड बोल की तरह है, कराची में तो आप देखिए हर कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स बसता है, तो हम किस तरह उन पर लाजमी करार देते? मेरे ख्याल में जो ये एक रिएक्शन आ रहा है लोगों का, वो उसके लाजमी करार देने पे आ रहा है। इसको आप कैसे, अगर ऑप्शनल हो तो भाई जिसका दिल चाहे वो सिंधी जबान सीख ले। बाबा, ये लाजमी करार देना कब तक का है, कौन सी क्लास तक? जी, आप मेरे ख्याल में क्लास 9 तक की बात हो रही है। अनाउंसमेंट में ये यकीनन होगा कि ये कहाँ तक, कौन सी क्लास तक सिंधी लाजमी है जी। मदर टंग लाजमी है, 9th तक है जी। हाँ, थोड़ा सा 9th क्लास तक, सॉरी निसार साहब, 9th क्लास तक, 9th स्टैंडर्ड तक, 9वीं जमात तक सिंधी पढ़ना लाजमी है, ठीक है। पहली क्लास से 9वीं क्लास तक जी जी, ठीक है जी। अब इसमें तीसरी जमात से 9th क्लास,
क्या बोल रहे हैं? सर एलिमेंट्री क्लास से क्लास 1 से शुरू नहीं होती, जिनके लिए ऑप्शनल है या जो लोग सिंधी ज़बान नहीं जानते, जिस बच्चे को अगर घर से ये एनवायरनमेंट मिल रहा है वो तो मेरे ख्याल में पहला बोलना ही सिंधी में सीखता है, लेकिन तीसरी जमात से लेकर 9वीं जमात तक आपने सिंधी को लाजमी करार दिया है जी। और 9th क्लास में बोर्ड का पेपर भी होता है जी। बाबा तीसरी क्लास से 9वीं क्लास तक जी जी, ये है आपका कानून जी हाँ ठीक है, जो अभी जो अनाउंस हुआ है, ये जो अनाउंस हुआ है, तीसरी क्लास तक जब बच्चा पढ़ता है तो तीसरी क्लास में दूसरी जबानें भी पढ़ना शुरू करता है। सही। ये पहले भी राइट था कि ऑप्शनल। साहब छोटा सा आर्गुमेंट कि जो आप अंग्रेजी जबान से इसका मुआजना कर रहे हैं, अंग्रेजी तो बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाके भी पढ़ेगा, जो आज के पेरेंट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सिंधी जबान अगर तो उनके घर में नहीं बोली जाती, या सिंध में भी आप देखिए कराची शहर में इतनी आम फहम नहीं बोली जाती, तो फिर इतनी मेहनत का क्या सिला मिलेगा? बच्चे को जरूरी पढ़ाना है। मैं ये कह रही हूँ कि क्यों नहीं। अगर आप एक बात सुने, सिंधी जबान की लुगत है, सिंधी जबान की अल्फ बे है, सिंधी जबान की पुरानी हिस्ट्री है, सिंधी जबान एक रिच जबान कहलाई जाती है, ठीक है? और हम उसको ऑप्शनल भी सब्जेक्ट पे ले जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट तो अंग्रेजी भी होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिंधी भी होता है। निसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने का और इस इशू पे बात करने का। देखिए मैं पर्सनली तो आई एम अ सोलम बिलीवर कि आप जितनी ज़्यादा ज़बानें जानें, अगर हम ज़्यादा पीछे नहीं 2 जनरेशन पीछे ही चले जाते हैं तो हमारे फोर फादर्स फारसी थे, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत की भी थोड़ी बहुत समझ रखते थे, उर्दू सिंधी बोलते थे, ये इसी इलाके की बातें। और क्योंकि ख़ास तौर पे ये एक ट्रेडिंग रूट था तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी था। लेकिन मेरे ख्याल में नुसरत साहिबा बार बार बात एक तो लाजमी पर आ रही है, दूसरी तैयारी पे। अगर आपने ये कह दिया और अब ओ लेवल्स जहाँ पर पढ़ाया जाता है उन बच्चों को भी पढ़ाया जाना ज़रूरी हो गया सिंधी, इतनी टीचर्स हम कहाँ से लाएंगे? एकदम देखिए ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो इसको पूरा करे। और बहुत लोग हैं, टैलेंट पड़ा है हमारे पास, आप जाएं तो मैं तो कच्चे के इलाकों में जाती हूँ, गांव गोठों में जाती हूँ, मुझे तो हैरानी होती है कि वहाँ पे पढ़े लिखे टैलेंट हमारा बैठा है, वो सिर्फ हमारे आगे दरखास्तें रखते हैं और कस्में देते हैं कि खुदा का वास्ता है हमें दिलवा दें। तो मैं बार बार इख्तलाफ करूँगी कि सिंधी हमारी बहुत प्यारी ज़बान है, मीठी ज़बान है, और सबसे इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो हम कहते हैं ना कि हम कराची को सिंध का हिस्सा कहते हैं, और कभी कराची को सिंध और अलग नहीं करें, और ना कहने से बड़ी तकलीफ़ होती है, तो कराची पार्ट ऑफ सिंध। तो हमारे जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो हमेशा इसी चीज़ में डिफरेंस रहा, इसी चीज़ का उनको हमेशा खदशा रहा कि हमें सेपरेट किया जा रहा है, इसी वजह से हमें जॉब्स नहीं मिलती, इसी वजह से हमारा मसले मसाइल है। ये अगर वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, बात करते हैं, तो क्यों नहीं हम एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से, असेंबली में भी अगर बहस हो रही होती है ना, तो यही सारा मसला होता है कि कई दफ़ा हमारे वो उर्दू स्पीकिंग भाई बैठे होते हैं, उनको कई हमारी बातें समझ नहीं आ रही होती हैं, कई जुमले समझ नहीं आ रहे होते, कई हमारा जो कहने का मकसद होता है। तो जब हम इसी सूबे में रह रहे हैं जो सिंधी सूबा कहलाया जाता है, और जो पैदा हुए वो भी सिंधी हुए, जब कहलाए सिंधी जाते हैं, तो क्यों इतने सालों का फर्क जो हम बार बार हमारी जनरेशंस में वो एक दिमाग में बैठ गया, और वो इससे बेहतर नहीं है कि और कोई मुश्किल नहीं है। क्या प्रॉब्लम है जब आप तीसरी क्लास से वो लाजमी कर रहे हैं और बच्चा पढ़ रहा है, और जैसे चाइनीज है कितनी मुश्किल लगती है, लाजमी है, तो फिर कोई क्या प्रॉब्लम है? अगर ठीक है गवर्नमेंट स्कूल्स में है, प्राइवेट स्कूल्स को भी बाउंड कर दिया जाएगा कि भाई पढ़ाएं इसको। प्राइवेट स्कूल्स तो पता नहीं कहाँ से माइकल जॉन फलाना फलाना बैठकर पढ़ाते हैं, क्या ये हमारे इसमें है? हमारे मुस्लिम जो किरदार हैं उनका कोई नाम नहीं होता, उनका कोई वो नहीं होता, वो हमें माइकल ने ये कर दिया, जॉन ने ये कर दिया। जो मुझे नज़र आती है वो अपने सकाफत से आ गई है। ख़ास तौर पे जो हम वादी मेहरान की बात करते हैं, यहाँ पे जो मिठास है, जो हमारा लिटरेचर है, ख़ास तौर पे जो सूफ़ी शायर हैं, अगर आप शाह भिठाई की देखें, इसके अलावा सच्चल सरमत को देखें, अब्दुल्ला शाह गाजी का कलाम देखें, यानी ये वो कलाम है जो मोहब्बत की, भाईचारे की, टॉलरेंस की बात करता है। और इनसे दूरी ही की वजह है कि आज हम अपने दरमियान इतनी तलखियाँ देख रहे हैं, तो शायद एक करेक्टिव मेजर है, लेकिन इसके साथ साथ इसको लागू करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमें प्रेमिस चाहिए वो किस हद तक पूरा होगा, क्या ये अच्छा कदम और दूरियों को तो नहीं बढ़ा देगा? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। क्या आपको पता है कि आपकी सोच यानी जो बातें आप सोच रहे हैं अपने जहन में, वो भी दर हकीकत अपने आप से एक मुकालमा है। तभी जो लैंग्वेज आप सोचते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस तरह के अल्फाज होते हैं उसी तरह की आपकी सोच उसी तरह ढल जाती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंधी को लाजमी करार देने पे, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि आजकल कई प्राइवेट स्कूल्स में, जिनको हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कहते हैं, वहाँ तो उर्दू को भी, जो कि हमारी कौमी ज़बान है, वो दर्जा, वो प्रेस्टीज हासिल नहीं है। बच्चे उसको भी एक सेकंड लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि इस बात को बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी हमारी उर्दू ज़रा कमज़ोर है, उर्दू में मार्क्स कम आए हैं, साइंस, मैथ्स, बाकी चीज़ों में बहुत अच्छी है। अब एक ऐसे माशरे में जहाँ हम अपनी कौमी ज़बान को अहमियत नहीं दे रहे, वहाँ इलाकाई ज़बान को जब लाजमी करार दिया जाएगा तो मज़ीद क्या मुश्किलात आ सकती हैं? आप क्या कहेंगे सर? ये एक बड़ा रीज़नेबल मसला है। देखिए, ज़ुबान को सीखना ये तो बहुत अच्छी बात है मेल जोल के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए। अगर यहाँ पे उर्दू बोलने वाले हैं और सिंधी भी हैं, आप सखर में चले जाए, वहाँ भी उर्दू बोलने वाले हैं लेकिन सिंधी बोलते हैं वो, उनकी पूरी इस तरह सिंधी बोलते हैं कि आप तमीज नहीं कर सकते कि वो सिंधी है या उर्दू बोलने वाले लोग हैं। तो इसको जुबान के हद तक अपनी जगह पे ये सही है। हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स के जानिब से एतराज इस पे कभी भी नहीं किया गया। तीसरी जमात से लेकर 9 क्लास तक इसकी तालीम जारी रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ और सदराज से हूँ, निसार खोड़ो भी हूँ उनसे पहले से भी। सिंधी के ऊपर जोर हर दौर में दिया गया और हम लोगों ने भरपूर साथ दिया इनका। लेकिन यहाँ पे मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसको लाजमी करार ना दिया जाए, इसमें इंटरेस्ट पैदा किया जाए। सही। इससे मुंसलिक ये जुबान सीखने वालों को क्या चार्म मिलेगा, उनके घराने में क्या बेहतरी आएगी, उनकी माशी हालत में क्या तब्दीली आएगी, ये चीजें होनी चाहिए। बाकी रह गई बात कि पाकिस्तान, बच्चों को इंसेंटिवाइज करने के लिए पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज उर्दू में तक तकरीरी मुकाबले होते हैं, एलिक्यूशंस होते हैं, उस तरह करने चाहिए। जी चार्म होना चाहिए। कह दिया है कि वो सीपैक आ रहा है तो चाइनीज सीखे, चाइनीज सीखे। तो आजकल सारे ये चाइनीज पे भी वो पीर मजरूर हक साहब के जमाने में बड़ा जोर दिया गया कि चाइना। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इस वक्त अगर हम बात करते हैं बच्चों की रूटीन की, ऑलरेडी हमारे यहाँ टीनेजर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। साइंस के इतने सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव्स इतने सारे हैं, वर्कलोड उनका बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो बच्चे को कहा जाता था कि बचपन तो एक ही दफ़ा आपका आता है, उसको खेल कूद में, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी दें, ये स्टेप लेने से मज़ीद उसके वर्कलोड में इजाफा नहीं हो रहा? अब एक लैंग्वेज भी आपने उसको एक्स्ट्रा दे दी है। देखिए जी, एक ज़माने में अरबी पे बड़ा जोर दे दिया गया। सिंधी तो चूंकि जाहिर है सुबह सीधे सिंधी तो पढ़ना ही पढ़ना है, इस पे तो कोई बहस की तो बात ही नहीं है। जो असल बात है वो ये है कि घर की जुबान, मतलब अगर सिंध में उर्दू बोलने वाला, मैं लैंग्वेज की बात नहीं करी, मैं यहाँ पे बच्चे के वर्कलोड की बात कर रही हूँ। सुबह जाता है, 2-3 बजे आता है, इतना टाइम उसको मिलता है कि खाएगा, उसके बाद फिर वो घर से जब निकलता है उसका भारी भरकम जो बस्ता होता है, जिसके अंदर तमाम चीजें मौजूद होती हैं और जो उसका वजन होता है वो बच्चे की सलाहियत से ज्यादा है। जब उस वजन को लेकर बच्चा चलता है तो उसके राइट बाजू पे भी उसका असर पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पे भी पड़ता है, उसके गर्दन पे भी उसका असर पड़ता है, जो कि बड़ा नुकसानदेह है उस बच्चे के लिए इस कम उम्री में। ठीक है, लेकिन तो इस मसले का बेहतरीन हल है, लोग उस हल की तरफ पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं। मेरे पास किताबें रखी हुई है, पहले भी आपके प्रोग्राम में ही आके यहाँ पे मैं किताब गिफ्ट करके गया था। आपकी ही बात से मेरे जहन में आया नुसरत साहबा, हम जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है इतने टीचर्स इतनी फरावानी से जितनी डिमांड है उतने अवेलेबल ना हो, तो क्या वजह है कि सिंध हुकूमत ने ये ऐलान तो किया, कोई इनोवेटिव तरीका निकाल लेते, कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर इसका बना लें ताकि बच्चे घर बैठे भी इसको सीख सकें, उसका रिसोर्स उनके पास अवेलेबल हो, जो पेरेंट्स समझाना चाहें उनके पास भी वो एप्लीकेशन, वो टीचर्स रिसोर्स बुक की तरह की कोई गाइडलाइन हो, तो ये मामला ज़्यादा सुलझ ना जाता। मेरी बात सुने, हमारी इस लैंग्वेज को इतना ऐसा हवा ना बनाया जाए कि खौफ पैदा हो जाए। हम आसपास 2-3 कोई ना कोई शख्सियात इसी लैंग्वेज में बात हुए, हमारे पास मौजूद इसी चैनल पे कई ऐसे हमारे इस लैंग्वेज के लोग मौजूद होंगे। ये ज़बान हम आसपास सुन रहे हैं,
ये कोई आसमान से उतरी हुई नई चीज़ नहीं है कि हम एकदम से हवा बना दें कि स्कूल में ये होगा तो ये होगा। कुछ नहीं होगा। और लैंग्वेजेस भी तो हैं। यहाँ पर आपको कह रही हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में इंग्लिश, हकीकत है बच्चों को सजा मिलती है। उर्दू में क्यों बात की तुमने? सिंधी इंग्लिश में बात करें, उर्दू में आपस में नहीं बात करनी। नहीं मैम, लेकिन तो जैसे कहा जाता है ना कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए उर्दू के लिए भी मेरा तो खैर आर्गुमेंट वही है, एक ही कायदा है हमारी सिंधी जबान, जिसमें यहाँ पर तहकीक हुई है, रिसर्च हुई है, बड़ी बड़ी शायरी यहाँ पर की गई है। जैसे आपने शाह का रिसाला, जो सारी दुनिया में उसका नाम है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए ज़बान समझना बहुत ज़रूरी है, और अपने सूबे की ज़बान है। मैं तो कितने अरसे से हम कोशिश करें कि इसको दफ्तरी, अंग्रेज़ तो जब यहाँ हुकूमत कर रहा था उसने क्यों सिंधी लैंग्वेज दफ्तरी ज़बान कर दी थी? मुझे ये बता दें आप। वो तो अंग्रेज़ था ना, उसको अपनी सहूलत के लिए अंग्रेजी को दफ्तरी जबान का दर्जा देने के लिए इंग्लिश में लोग महारत नहीं रखते थे उस वक्त। नहीं, यहाँ पे मसला ये था कि उस वक्त इंग्लिश में लोग महारत नहीं रखते थे, और ये सिंधी ज्यादा थे, इसलिए बता रहे हैं कि ये हमसे पहले हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी, तो ये लैंग्वेज तो है, स्कूलों में है, 3री क्लास से 9th तक। अब इसको और अगर करना है तो आपने अच्छी बात कही कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा, अब तो मैं देख रही हूँ कि बन रहा है, वेबसाइट्स भी ऐसी आ रही हैं सिंधी में। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम जितनी देर भी हमने इस पे गुफ्तगू की, हमने कहा कि जी 90 की दिहाई से ये लॉज मौजूद थे, उसको इम्प्लीमेंट करने। आज जब हम 2018 की बात कर रहे हैं, जब बच्चे का जो तदरीस का तरीका है, जो चीज़ों देखने का अंदाज़ है, समझने का अंदाज़ है, वो भी बहुत हद तक बदल गया है, तो उसको उसके अंदाज में पढ़ाया जाए, ना कि वही 1990 वाला कायदा जो मैंने भी पढ़ा था वही पढ़ा दिया जाए। हमने भी वही पढ़ा। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात और भी है जिसको शायद आप आगे चलकर करें। बात सिर्फ सिंधी पढ़ाने की नहीं है, यहाँ पे एक चीज पे और भी जोर दिया गया कि SLT का होना सिंधी लैंग्वेज टीचर का होना बहुत जरूरी है। बहुत है। अब सिंधी लैंग्वेज टीचर बहुत तो हैं, गांव में हैं, तो कराची से बाहर है। हम तो ये कराची के मुख्तलिफ जगहों पे आप सिंधी टीचर तो हम ढूंढ के थक जाते हैं, सिंधी लैंग्वेज टीचर नहीं मिलते। अच्छा, जो आता भी है वो ये कहता है कि सर जी मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेवल करके आऊंगा, वो मलीर से आऊंगा, गोट से आऊंगा और फिर जाऊंगा, मेरे तो आने जाने का 10,000 रुपए का खर्चा है। यहाँ का पढ़ने वाला, यहाँ जब पढ़ने वाला होगा तो वो इजीली, या अगर कराची का वो पैदाइशी है और यहीं का है, अगर वो मैं यही तो कह रहा हूँ, फिक्स इन टाइम अभी तो चाहिए होगा ना कि लोग पढ़ें। एंड आई एम श्योर कि जैसे अगर हम जामिया कराची की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, आई एम श्योर देयर आर पीपल स्टडीइंग सिंधी, लेकिन वही बात है कि डिमांड के हवाले से जो नंबर्स हैं वो नाकाफी हैं। जिसको सिंधी की मालूमात है, बहुत अहम 2-3 चीजें हमने यहाँ डिस्कस की हैं कि टीचर्स की बहुत कमी है, किस तरह होगा ये सिलसिला, तो अच्छी बात है। अब इस कमिंग सेशन में ये सारे पॉइंट्स मैं रेज भी करूंगी, और हम चाहेंगे कि इस पर सैर हासिल बहस हो कि आपने कह तो दिया, अब पूरा करें आप। तमाम प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ भी है वहाँ पर ये चीज होनी तो चाहिए। आपके चैलेंज को मैं समझ पाई हूँ कि जी टीचर बहुत दूर है, वो क्लासरूम तक कैसे पहुँचे। तो आज से जी टेक्नोलॉजी का दौर है, या तो हम उसका कोई सैटेलाइट कनेक्शन करें, या फिर एक वेब सीरीज़ बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। अगर वही कायदा है, वो फिल्म है, तो उसको एक अच्छे अंदाज में ऑडियो विजुअल एड के साथ उसको बनाया जाए, जो कि पूरा सिंध इस्तेमाल करे। और यकीनन मेरे ख्याल में जो थॉट है इस इकदाम को उठाने की, जो इसके पीछे विजन है, वो बहुत ही खूबसूरत है, ताकि कौमियतों को करीब लाया जाए, जो आपस के इख्तिलाफात हैं उनको दूर किया जाए। एंड वी होप कि दे आर एबल टू फाइंड द रीजन फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा यहाँ मौजूद होने का, शरफुज़्ज़मान साहब आपके भी यहाँ मौजूद होने का। सुबह सुबह हमने बात की लैंग्वेज के हवाले से, यही मिठास, यही टॉलरेंस हमने अपने अंदर बनाए रखनी है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।